आज आप लोगों का गबन का 30वां भाग है, सो आप लोग ध्यान से सुनिए। जालपा ने कहा, महरिया 8-8 रुपए मांगती है। मैं बोली, मैं 8 रुपए महीना दे दिया करूँगी। जालपा ने ऐसी निगाहों से मेरी तरफ देखा है जिसमें सच्चे प्रेम के साथ सच्चा उल्लास, सच्चा आशीर्वाद भरा हुआ था। वह चितवन आह कितनी पाकिज़ थी, कितनी इफाक करने वाली। उनकी इस बेगरज खिदमत के सामने मुझे अपनी ज़िंदगी कितनी जलील, कितनी काबिल नफ़रत मालूम हो रही थी। उन बर्तनों के धोने में मुझे जो आनंद मिला है उसे मैं बयान नहीं कर सकती। बर्तन धोकर उठी तो बुढ़िया के पाँव दबाने बैठ गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे बोली, तुम्हें देर हो रही है, हो तो जाओ, कल फिर आना। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाकर उधर से ही निकल जाऊंगी। गरज 9 बजे के बाद वह वहां से चली। रास्ते में मैंने कहा, जालपा, तुम सचमुच देवी हो। जालपा ने टूटते ही कहा, जोहरा, ऐसा मत कहो, मैं खिदमत नहीं कर रही हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं खूब बहुत दुखी हूँ, मुझसे बड़ी अभागिनी संसार में न होगी। मैंने अनजान बनकर कहा, इसका मतलब मैं नहीं समझी। जालपा ने सामने ताकते हुए कहा, कभी समझ जाओगी, मेरा प्रायश्चित इस जन्म में न पूरा होगा, इसके लिए मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। मैंने कहा, तुम तो मुझे चक्कर में डाल देती हो बहन, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब तक तुम इसे समझाना दोगी, मैं तुम्हारा गला न छोड़ूंगी। जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जोहरा, किसी बात को खुद छिपाए रहना इससे ज़्यादा आसान है कि दूसरों पर वह बोझ रखूं। मैं आरित कर्ण से कहा, हाँ, पहली मुलाकात में अगर आपको मुझ पर इतना एतबार हो तो मैं आपको इल्ज़ाम न दूंगी, मगर कभी न कभी आपको मुझ पर एतबार तो करना पड़ेगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कुछ दूर तक हम दोनों चुपचाप चलते रहे। एकाएक जालपा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, जोहरा, अगर इस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम नफरत से मुंह फेर लोगी और मेरे शायद से भी दूर भागोगी। इन लफ्ज़ों में न मालूम क्या जादू था कि मेरे सारे रोए खड़े हो गए। वह एक रंज और शर्म से भरे हुए दिल की आवाज़ थी और इसने मेरी स्याह जिंदगी की सूरत मेरे सामने खड़ी कर दी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा जी में आया कि अपना सारा स्वांग खोल दूं। न जाने उनके सामने मेरा दिल क्यों ऐसा हो गया था। मैंने बड़े बड़े काइये और छठे हुए शोधों और पुलिस अफसरों को चप्पर गट्टू बनाया है, पर उनके सामने जैसे मैं भीगी बिल्ली बनी हुई थी। फिर मैंने जाने कैसे अपने आप को संभाल लिया। मैं बोली तो मेरा गला भी भरा हुआ था। यह तुम्हारा ख्याल गलत है देवी। शायद तब मैं तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ूंगी। अपनी या अपनों की बुराइयों पर शर्मिंदा होना सच्चे दिलों का काम है। जालपा ने कहा, लेकिन तुम मेरा हाल जानकर करोगी क्या? बस इतना ही समझ लो कि एक गरीब अभागिन औरत हूँ, जिससे अपने ही जैसे अभागे और गरीब आदमियों के साथ मिलने जुलने में आनंद आता है। इसी तरह वह बार बार टालती रही, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा। आखिर उसके मुंह से बात निकाल ही ली। रमा ने कहा, यह नहीं, सब कुछ कहना पड़ेगा जोहरा। अब आधी रात तक की कथा कहाँ तक सुनाऊं, घंटों लग जाएंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो उन्होंने आखिर में कहा, मैं उसी मुखाबिर की बदनसीब औरत हूँ जिसने इन कैदियों पर यह आफत ढाई है। कहते कहते वह रो पड़ी। फिर जरा आवाज़ को संभाल कर बोली, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एक ऐसी बात हुई कि उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। किसी से कुछ कहा न सुना, भाग आए। कई महीनों में पता चला कि वह यहाँ आए हैं। रमा ने कहा, इसका भी किस्सा है, तुमसे बताऊंगा कभी। जालपा के सिवा और किसी को यह न सूझती। जोहरा बोली, यह सब मैंने दूसरे दिन जान लिया। अब मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हो गई। जालपा मेरी सहेली है, शायद ही अपनी कोई बात उन्होंने मुझसे छिपाई हो। कहने लगी, जोहरा, मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हुई। एक तरफ तो एक आदमी की जान और कई खानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी तबाही है। मैं चाहूँ तो आज इन सबों की जान बचा सकती हूँ। मैं अदालत को ऐसा सबूत दे सकती हूँ कि फिर मुखबिर की शहादत की कोई हकीकत नहीं न रह जाएगी, पर मुखबिर को सजा से नहीं बचा सकती। बहन, इस दुविधा में मैं पड़ी नरक का कष्ट झेल रही हूँ। ना यही होता है कि इन लोगों को मरने दूँ, और यही नहीं हो सकता कि मैं रमा को आग में झोंक दूँ। यह कहकर वो रो पड़ी और बोली, बहन, मैं खुद मर जाऊंगी, पर उनका अनिष्ट मुझसे ना होगा। न्याय पर उन्हें भेंट नहीं कर सकती। अभी देखती हूँ क्या फैसला होता है। नहीं कर सकती, उस वक्त मैं क्या कर बैठूँ। शायद वही हाई कोर्ट में सारा किस्सा कह सुनाए। शायद उसी दिन जहर खाकर सो रहूं। इसमें से देवी दिन का घर आ गया। हम दोनों विदा हुई। जालपा ने मुझसे बहुत इसरार किया कि कल इसी वक्त फिर आना। दिन भर तो उन्हें बात करने की फुर्सत नहीं रहती, बस वही शाम को मौका मिलता था। वो इतने रुपए जमा कर देना चाहती थी कि कम से कम दिनेश के घर वालों को कोई तकलीफ न हो। 200 रुपये से ज़्यादा जमा कर चुकी है। मैंने भी 5 रुपये दिए। मैंने दो एक बार जिक्र किया कि आप इन झगड़ों में न पड़िए, अपने घर चली जाइए, लेकिन मैं साफ साफ कहती हूँ, मैंने कभी जोर देकर यह बात न कही। जब जब मैंने इसका इशारा किया, उन्होंने ऐसा मुँह बनाया गोया वह यह बात सुनना भी नहीं चाहती। मेरे मुंह से पूरी बात कभी न निकलने पाई। एक बात है,
कहो तो कहूँ। रमा ने मानो ऊपरी मन से कहा, क्या बात है? जोहरा, डिप्टी साहब से कह दूँ वह जलपा को इलाहाबाद पहुंचा दे, उन्हें कोई तकलीफ न होगी। बस दो औरतें उन्हें स्टेशन तक बातों में लगा ले जाएंगी। वहाँ गाड़ी तैयार मिलेगी, वह उसमें बैठा दी जाएगी, या कोई और तदबीर सोचो। रमा ने जोहरा की आंखों से आंख मिलाकर कहा, क्या यह मुनासिब होगा? जोहरा ने शर्माकर कहा, मुनासिब तो न होगा। रमा ने चटपट जूते पहन लिया और जोहरा से पूछा, देवीदीन के घर पर ही रहती है ना? जोहरा उठ खड़ी हुई और उसके सामने आकर बोली, तो क्या इस वक्त जाओगे? रमा, हाँ जोहरा, इस वक्त चला जाऊंगा। बस उनसे दो बातें करके उस तरफ चला जाऊंगा जहाँ मुझे अब से बहुत पहले चला जाना चाहिए था। जोहरा, मगर कुछ सोच तो लो, नतीजा क्या होगा? रमा, सब कुछ हाँ, सब सोच चुका। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल की कैद, दरोगा बयानी के जुर्म में। बस अब रुखसत, भूल मत जाना जोहरा, शायद फिर कभी मुलाकात हो। रमा बरामदे से उतरकर सहन में आया और एक क्षण में फाटक के बाहर था। दरबान ने कहा, हुजूर ने दरोगा जी को इत्तला कर दी है? रमा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चौकीदार, मैं जरा उनसे पूछ लूँ। मेरी सेजी क्यों ले रहे हैं हुजूर? रमा ने कोई जवाब न दिया। तेजी से सड़क पर चल खड़ा हुआ। जोहरा निष्पन्न खड़ी उसे हसरत भरी आंखों से देख रही थी। रमा के प्रति ऐसा प्यार, ऐसा विकल करने वाला प्यार कभी उसे न हुआ था। जैसे कोई वीरवाला अपने प्रियतम को समर भूमि की ओर जाते देखकर गर्व से फूली न समाती हो। चौकीदार ने लपक कर दरोगा से कहा, वह बेचारे खाना खाकर लेटे ही थे, गड़बड़ा कर निकले। रमा के पीछे दौड़े और पुकारा, बाबू साहब जरा सुनिए तो, 1 मिनट रुक जाइए। इससे क्या फायदा? कुछ मालूम हो तो आप कहाँ जा रहे हैं? आखिर बेचारे एक बार ठोकर खाकर गिर पड़े। रमा ने लौटकर उन्हें उठाया और पूछा, कहीं चोट तो नहीं आई? दरोगा, कोई बात न थी, जरा ठोकर खा गया था। आखिर आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सोचिए तो, इसका नतीजा क्या होगा? रमा, मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा। जालपा को शायद मुखालिफों ने बहकाया है कि तू हाईकोर्ट में एक अर्जी दे दे। जरा उससे जाकर समझाऊंगा। दरोगा, यह आपको कैसे मालूम हुआ? रमा, जोहरा कहीं सुनना आई हो? कहीं सुनाई है? दरोगा, बड़ी बेवफा औरत है, ऐसी औरत का तो सिर काट लेना चाहिए। रमा, इसीलिए तो जा रहा हूँ। या तो इसी वक्त उसे स्टेशन में भेज कर आऊँगा, या इस बुरी तरह पेश आऊँगा कि वह भी याद करेगी। ज़्यादा बातचीत का मौका नहीं है, रात भर के लिए मुझे इस कैद से आज़ाद कर दीजिए। दरोगा, मैं भी चलता हूँ, जरा ठहर जाइए। रमा, जी नहीं, बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा, मैं अभी आता हूँ। दरोगा लाजवाब हो गए। 1 मिनट तक खड़े सोचते रहे, फिर लौट पड़े और जोरा से बातें करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ चले गए। उधर रमा ने आगे बढ़कर एक तांगा किया और देवीदीन के घर जा पहुंचा। जालपा दिनेश के घर से लौटी थी और बैठी जग्गू और देवीदीन से बातें कर रही थी। वह इन दिनों एक ही वक्त खाना खाया करती थी। इतने में रमा ने नीचे से आवाज़ दी। देवीदीन उसकी आवाज़ पहचान गया, बोला, भैया भैया है शायद। जालपा, कह दो यहाँ क्या करने आए हैं, वहीं जाए। देवीदीन, नहीं बेटी, जरा पूछ तो लूँ क्या कहते हैं, इस वक्त वो कैसे उन्हें छुट्टी मिली? जालपा, मुझे समझाने आए होंगे और क्या, मगर मुंह धोख रखे। देवती ने द्वार खोल दिया। रमा ने अंदर आकर कहा, दादा, तुम मुझे यहाँ देखकर इस वक्त ताज्जुब कर रहे हो? 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ। तुम लोगों से अपने बहुत से अपराधों को क्षमा कराना था। जालपा ऊपर है? देवती बोला, हाँ है तो, अभी अभी आई है, बैठो, कुछ खाने को लाऊं? रमा, नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ, बस जालपा से दो बातें करना चाहता हूँ। देवदीन, वो मानेगी नहीं, नाक शर्मिंदा होना पड़ेगा, मानने वाली औरत नहीं है। रमा, मुझसे दो बातें करेगी या मेरी सूरत ही देखना नहीं चाहती? जरा जाकर पूछ लो। देवी देवी दिन, इसमें पूछना क्या है? दोनों बैठी तो हैं, जाओ, तुम्हारा घर जैसे तब था वैसे अभी है। रामानंद, नहीं दादा, उनसे पूछ लो, मैं यूँ न जाऊँगा। देवी ने ऊपर जाकर कहा, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बहू? जालपा मुँह लटका कर बोली, तो कहते क्यों नहीं, मैंने कुछ जबान बंद कर दी है। जालपा ने यह बात इतने जोर से कही थी कि नीचे रमा ने भी सुन ली। कितनी निर्ममता थी उसकी, सारी मिलन लालसा मानो उड़ गई। नीचे ही खड़े खड़े बोला, वह अगर मुझसे नहीं बोलना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैंने जज साहब से सारा कच्चा चिट्ठा कल सुनाने का निश्चय कर लिया है, इसी इरादे से इस वक्त चला हूँ। मेरी वजह से इनको इतने कष्ट हुए, इसका मुझे खेद है। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था, स्वार्थ ने मुझे अंधा कर रखा था। प्राणों के मोह ने उनको कष्टों के भय ने बुद्धि हर ली थी। कोई ग्रह सिर पर सवार था, उनके अनुष्ठानों ने उस ग्रह को शांत कर दिया। शायद 2-4 साल के लिए सरकार की मेहमानी खानी पड़ी। इसका भय नहीं, जीता रहा तो फिर भेंट होगी नहीं। मेरी बुराइयों को माफ़ करना और मुझे भूल जाना। तुम भी देवी, दादा और दादी, मेरे अपराध क्षमा करना। तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो दया की है वह मरते दम तक न भूलूंगा। अगर जीता लौटा तो शायद तुम लोगों की कुछ सेवा कर सकूं। मेरी जिंदगी सत्यानाश हो गई, न दिन का हुआ न दुनिया का। यह भी कह देना कि उनके गहने मैंने ही चुराए थे। शराब को देने के लिए रुपए न थे, गहने लौटाना जरूरी था, इसलिए वह कुकर्म करना पड़ा। उसी का फल आज तक भोग रहा हूँ और शायद जब तक प्राण न निकल जाएंगे भोगता रहूंगा। अगर उसी वक्त सफाई से सारी कथा कह दी होती तो चाहे उस वक्त उन्हें बुरा लगता, लेकिन यह विपत्ति से नहीं आती। तुम्हें भी मैंने धोखा दिया था दादा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कायस्थ हूँ। तुम जैसे देवता से मैंने कपट किया, न जाने इसका क्या दंड मिलेगा।
सब कुछ क्षमा करना, बस यही कहने आया था। रमा बरामदे के नीचे उतर पड़ा और तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया। जालपा भी कोठे से उतरी, लेकिन नीचे आई तो रमा का पता न था। बरामदे के नीचे उतर कर देवदीन से बोली, किधर गए हैं दादा? देवदीन ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा बहू, मेरी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वो अब न मिलेंगे, दौड़ते हुए गए थे। जालपा कई मिनट तक सड़क पर निष्पंद सी खड़ी रही। उन्हें कैसे रोक लूं? इस वक्त वह कितनी दुखी है, कितनी निराश है। मेरे सिर पर न जाने क्या शैतान सवार था कि उन्हें बुला न लिया। भविष्य का हाल कौन जानता है, न जाने कब भेंट होगी। विवाहित जीवन के इन 2 ढाई सालों में कभी उसका हृदय अनुराग से इतना प्रकंपित न हुआ था। विलासिनी रूप में वह केवल प्रेम के आवरण के दर्शन कर सकती थी। आज त्यागनी बनकर उसने उसका असली रूप देखा। कितना मनोहर, कितना विशुद्ध, कितना विशाल, कितना तेजोमय। विलासिनी ने प्रेमोद्यान की दीवारों को देखा था, वह उसी में खुश थी। त्यागनी बनकर वह उस उद्यान के भीतर पहुंच गई थी। कितना रम्य दृश्य था, कितनी सुगंध, कितना वैचित्र, कितना विकास। इसकी सुगंध में, इसकी रम्यता में देवत्व भरा हुआ था। प्रेम अपने उच्चतर स्थान पर पहुंचकर देवत्व से मिल जाता है। जालपा को अब कोई शंका नहीं है। इस प्रेम को पाकर वह जन्म जन्मांतरों तक सौभाग्यवती बनी रहेगी। इस प्रेम ने उसे वियोग, परिस्थिति और मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, उसे अभय प्रदान कर दिया। इस प्रेम के सामने अब सारा संसार और उसका अखंड वैभव तुच्छ है। इतने में जोहरा आ गई। जालपा को पटरी पर खड़े देखकर बोली, वहाँ कैसे खड़ी हो बहन? आज तो मैं ना आ सकी। चलो, आज मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। दोनों ऊपर चली गई। दरगाह को भला कहाँ, चेरमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उसका इंतजार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवीदीन के घर जा पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि रमा को यहाँ से गए आधे घंटे से ऊपर हो गया। फिर थाने लौटे। वहां रमा का अब तक पता न था। समझे देवीदीन ने धोखा दिया, कहीं उन्हें छिपा रखा होगा। सर पर साइकिल दौड़ाते हुए फिर देवीदीन के घर पहुंचे और धमकाना शुरू किया। देवीदीन ने कहा, विश्वास न हो, घर की खाना तलाशी ले लीजिए, और क्या कीजिएगा। कोई बहुत बड़ा घर तो नहीं है। एक कोठरी नीचे, एक ऊपर है। दरोगा ने साइकिल से उतर कर कहा, तुम बतलाते क्यों नहीं? हुआ कहाँ गए? देवी, मुझे कुछ मालूम हो तब तो बताऊंगा साहब। यहाँ आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दरोगा, वह कब इलाहाबाद जा रही है? देवी दिन, इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी से ने कोई बातचीत नहीं की। जब तक हाईकोर्ट का फैसला न हो जाएगा वह यहाँ से नहीं जाएगी। दरोगा, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आता। यह कहते हुए दरोगा नीचे की कोठरी में घुस गए और एक चीज को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहाँ 3 औरतों को देखकर चौके। जोहरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट निकाली और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दरबार जी को शक हुआ, शायद हजरत यह भेष बंदे तो नहीं बैठे हैं। देवदीन से पूछा, यह तीसरी औरत कौन है? देवदीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी बहू से मिलने आ जाती है। दरोगा, मुझी से उड़ते हो बच्चा? साड़ी पहनकर मुस्लिम को छिपाना चाहते हो? इनमें कौन जालपा देवी है? उनसे कह दो नीचे चली जाए, दूसरी औरत को यही रहने दे। जालपा हट गई तो दरोगा जी ने जोहरा के पास जाकर कहा कि हजरत, मुझसे यह चाले क्या कहकर वहां से आए थे और यहाँ आकर मजे में आ गए। सारा गुस्सा हवा हो गया। अब यह भेष उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। यह कर उन्होंने जोहरा का घूंघट उठा दिया। जोहरा ने ठट्ठा मारा। दरोगा जी ने मानो फिसल कर विस्मय सागर में पड़े। बोले, अरे तुम हो जोहरा, तुम यहाँ कहाँ? जोहरा, अपनी ड्यूटी पे जा रही हूँ। और अमानत कहाँ गए? तुम्हें तो मालूम ही होगा, वो तो मेरे यहाँ आने के पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जालपा देवी से बातें करने लगी। अच्छा, जरा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जोहरा ने बनावटी कुतूहल से कहा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुंचे? ना ना ना, न जाने कहाँ रह गए। रास्ते में दरोगा ने पूछा, जालपा कब तक यहाँ से जाएगी? जोहरा, मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसके जाने की अब जरूरत नहीं है, शायद रास्ते पर आ जाए। रमानत ने उधर डांटा है, उनकी धमकियों से डर गई है। दरोगा, तुम्हें यकीन है यह वही शरारत न करेगी? जोहरा, हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। दरोगा, तो फिर यह कहाँ गया? जोहरा, कह नहीं सकती दरोगा, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इतला करना देना जरूरी है। ज़्यादा पी तो नहीं आ गया था? जोहरा, पिए हुए तो थे। दरोगा, तो कहीं गिरा पड़ा होगा, इसने बहुत दिख किया। तो मैं जरा उधर जाता हूँ, तुम्हें पहुँचा दूँ तुम्हारे घर तक। जोहरा, बड़ी इनायत होगी। दरोगा ने जोहरा के को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको जरा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया। मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने का जी नहीं चाहता जोहरा, चलो आज कुछ गपशप हो। बहुत दिन हुए तुम्हारी कर्म की निगाह नहीं हुई। जोहरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा, जाकर पर इंस्पेक्टर साहब को से इतला कीजिए, यह गपशप का मौका नहीं है। दरोगा ने मोटरसाइकिल से उतर कहा, नहीं, अब न जाऊंगा जोहरा, सुबह देखी जाएगी, मैं भी आता हूँ। जोहरा, आप मानते नहीं हैं? शायद डिप्टी साहब आते हों, आज उन्होंने खरा भेजा था। दरोगा, मुझे चकमा दे रही हो जोहरा, देखो इतनी बेवफाई अच्छी नहीं। जोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर लिया और ऊपर जाकर खिड़की से सिर निकाल कर बोली, आदाब अर्ज।
दरोगा घर जाकर लेट रहे। 11 बज रहे थे। नींद खुली तो 8 बज गए थे। उठकर बैठे ही थे कि टेलीफोन पर पुकार हुई। जाकर सुनने लगे, डिप्टी साहब बोल रहे थे, इस रमानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया है। उसे किसी दूसरी जगह ठहराया जाएगा। उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना होगा। रात को वह बंगले पर था या नहीं? दरोगा ने कहा, जी नहीं, रात मुझसे बहाना करके अपनी बीबी के पास चला गया था। टेलीफोन तुमने उसको जाने क्यों दिया? हमको डर लगता है कि उसने जज साहब से सब हाल कह दिया है। मुकदमा का जज फिर से होगा। आपसे बड़ा भारी बलंडर हुआ है। सारा मेहनत पानी में गिर गया। उसको ज़बरदस्ती रोक लेना चाहिए था। दरोगा, तो क्या वह जज के पास गया था? डिप्टी, हाँ साहब, वहीं गया था और जज भी कायदा तो तोड़ दिया। वह फिर से मुकदमा का पेशी करेगा। रमा अपना बयान बदलेगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। और यह सब आपका बंगलिंग है। हम सब उस बाढ़ में बह जाएगा। जोहरा भी दगा दिया। दरोगा उसी वक्त रमानंद का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पाँव तो समाप्त ही पूरा ही निकल जाए। कमबख्त को कितना समझाया, कैसी कैसी खातिर की, पर दगा ही कर गया। इसमें जोहरा का भी सांठगांठ है। बीवी को डांट फटकार करने का महज बहाना था। जोहरा बेगम की तो आज ही एक खबर लेता हूँ, कहाँ जाती देवदीन से भी समझूंगा। एक हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही उसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। रात की रात और दिन के दिन इसी फिक्र में चक्कर खाते रहते थे। अब मुकदमे से कहीं ज़्यादा अपनी फिक्र थी। सबसे ज़्यादा घबराहट दरोगा को थी। सब बचने की कोई उम्मीद न नजर आती थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हें इनके सिर डाल दी और खुद बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की फिर कैसी होगी, इसकी सारे शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में यह घटना सर्वथा अभूतपूर्व थी। कभी ऐसा नहीं हुआ। वकीलों में इस पर कानूनी बहसें होती। जज साहब ऐसा कर भी सकते हैं, मगर जज दृढ़ था। पुलिस वालों ने बड़े बड़े जोर लगाए। पुलिस कमिश्नर ने यहाँ तक कहा कि इससे सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा। लेकिन जज ने किसी की न सुनी। झूठे सबूतों पर 15 आदमियों की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना उसकी आत्मा के लिए असह्य था। उसने हाई कोर्ट को सूचना दी और गवर्नमेंट को भी। इधर पुलिस वाले रात दिन रमा की तलाश में दौड़ धूप करते रहते थे, लेकिन रमा न जाने कहाँ छिपाता कि उसका कुछ पता ही न चलता था। अब तो सरकारी कर्मचारियों में लिखा पढ़ी होती रही, मानो कागज से आकर दिए गए। उधर समाचार पत्रों में इस मामले पर नित्य आलोचना होती रहती थी। एक पत्रकार ने जालपा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया। दूसरे ने जोहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया उखेड़ दी। जोहरा ने तो लिखा था, मुझे 50 रुपये रोज इसलिए दिए जाते थे कि रमानत को बहलाती रहूं और उसे कुछ सोचने या विचार करने का अवसर न मिले। पुलिस ने इन बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए। जोहरा और जालपा दोनों कहीं और जा छिपी नहीं तो पुलिस ने जरूर उनकी शरारत का मजा चखाया होता। आखिर 2 महीने के बाद फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ, जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो। फिर भी रोज 10-12 हजार आदमी जमा हो जाते थे। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मुलजिमों में कोई मुखबिर बन जाए, पर उसका उद्योग सफल न हुआ। दरोगा जी चाहते तो नई शहादतें बना सकते थे, पर अपने अफसरों की स्वार्थपरता पर वह उन्हें इतने खीन हुए कि दूर से तमाशा देखने के सिवा और कुछ न किया। जब सारा यश अफसरों को मिलता और सारा अपयश मात हाथों को, तो दरोगा जी को क्या गरज पड़ी थी कि नई शहादतों की फिक्र में सिर खपाते। इस मामले में अफसरों ने सारा दोष दरोगा ही के ही सिर मढ़ा। उन्हीं के बेपरवाही से रमानाथ हाथ से निकला। अगर ज़्यादा सख्ती से निगरानी की जाती तो जालपा कैसे उसे खत लिख सकती है और वह कैसे रात को उसे मिल सकता। ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवा और क्या किया जा सकता था। तबेले की बला बंदर के सिर गई। दरोगा तनज्जुल हो गए और नायब दरोगा का तराई में तबादला कर दिया गया। जिस दिन मुलजिमों को छोड़ा गया, आधा शहर उनका स्वागत करने को जमा था। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा, पर दर्शक जमा हो गए। लोग जालपा को खींच ले गए। पीछे पीछे देवदीन भी पहुंचा। जालपा पर फूलों की वर्षा हो रही थी और जालपा की देवी की जय से आकाश गूंज रहा था। मगर अमानत की परीक्षा भी समाप्त न हुई। उस पर दरोग बयानी का अभियोग चलाने का निश्चय हो गया। उसी बंगले में ठीक 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। सावन की झड़ी लगी हुई थी। कलकत्ता दलदल हो रहा था, लेकिन दर्शकों का एक अपार समूह सामने मैदान में खड़ा था। महिलाओं को में दिनेश की पत्नी और माता भी आई हुई थी। पेशी से 10-15 मिनट पहले जालपा और जोहरा भी बंद गाड़ियों में आ पहुंची। महिलाओं को अदालत के कमरे में जाने की आज्ञा मिल गई। पुलिस की सहायता शुरू हुई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, दरोगा, नायब दरोगा सभी के बयान हुए। दोनों तरफ के वकीलों ने जिरह भी की, पर कार्रवाइयों में उल्लेखनीय कोई बात न थी। जाब्ते की पाबंदी की जा रही थी। इसके बाद रमानाथ का बयान हुआ, पर उसमें भी कोई नई बात न थी। उसने अपने जीवन के एक गत वर्ष का पूरा वृत्तांत कर सुनाया, कोई बात न छिपाई। वकील के पूछने पर उसने कहा, जालपा के त्याग, निष्ठा और सत्य प्रेम ने मेरी आंखें खोली, और उससे भी ज़्यादा जोहरा के सौजन्य और निष्कपट व्यवहार ने। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे उस तरफ से प्रकाश मिला जिधर औरों को अंधकार मिलता है।
बीच में मुझे सुधा प्राप्त हो गई। इसके बाद सफाई की तरफ से देवीदीन जालपा और जोहरा के बयान हुए। वकीलों ने भी इनसे सवाल किया, पर सच्चे गवाह क्या उखड़ते। जोहरा का बयान बहुत ही प्रभावपादक था। उसने देखा जिस प्राणी को जंजीरों से जकड़ने के लिए वह भेजी गई है वह खुद दर्द से तड़प रहा है। उसे मरहम की जरूरत है। जंजीरों की नहीं, वह सहारे का हाथ चाहता है। धक्के का झोंका ने जालपा के देवी के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका अटल विश्वास देखकर मैं अपने को भूल गई। मुझे अपनी निजता, अपनी स्वार्थता पर लज्जा आई। मेरा जीवन कितना अधम, कितना पतित है, वह मुझ पर उस वक्त खुला जब मैं जालपा से मिली। तो उसकी निष्काम सेवा, उसका उज्ज्वल तप देखकर मेरे मन के रहे सहे संस्कार भी मिट गए। विलास युक्त जीवन से मुझे घृणा हो गई। मैंने निश्चय कर लिया, इसी अंचल में मैं भी आश्रय लूंगी। मगर उससे भी ज़्यादा मार्के का बयान जालपा का था। उसे सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंतिम शब्द ये थे, मेरे पति निर्दोष हैं। ईश्वर की दृष्टि में ही नहीं, नीति की दृष्टि में भी वह निर्दोष हैं। उनके भाग में मेरी विलास शक्ति का प्रायश्चित करना लिखा था, वह उन्होंने किया और वह बाजार से मुँह छिपाकर भागे। उन्होंने मुझ पर अगर कोई अत्याचार किया तो यह है कि मेरी इच्छाओं को पूरा करने में उन्हें सदैव कल्पना से काम लिया। मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे सुखी कर रखने के लिए उन्होंने अपने ऊपर बड़े से बड़ा भार लेने में भी कभी संकोच नहीं किया। वह यह भूल गए कि विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती। जहाँ मुझे रोकना उचित था वहाँ उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और इस अवसर पर भी मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ पर अत्याचार करने की धमकी देकर ही उनकी जबान बंद की गई थी। अगर अपराधी हूँ तो मैं हूँ, जिसके कारण उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े। मैं मानती हूँ कि मैंने उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया। अगर मुझे विश्वास होता कि वह डाकुओं में शरीक हुए तो सबसे पहले मैं उनका तिरस्कार करती। मैं यह नहीं सह सकती थी इन अपराधियों की लाश पर अपना भवन खड़ा करें। जिन दिनों यहाँ डाके पड़े उन तारीखों में मेरे स्वामी प्रयाग में थे। अदालत चाहे तो टेलीफोन द्वारा इसकी जांच कर सकती है। अगर जरूरत हो तो म्यूनसिपल बोर्ड के अधिकारियों का बयान लिया जा सकता है। ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य इसके सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता था जो मैंने किया। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा, क्या प्रयाग से इस मामले की कोई रिपोर्ट मांगी गई थी? वकील ने कहा, जी हाँ, मगर हमारा उस विषय पर कोई विवाद नहीं है। सफाई के वकील ने कहा, इससे तो यह सिद्ध हो जाता है कि मुलजिम डाके में शरीक नहीं था। अब केवल यह बात रह जाती कि वह मुखबिर क्यों बना। वादी वकील, स्वार्थ सिद्धि के सिवा और क्या हो सकता है? सफाई का वकील, मेरा कथन है उसे धोखा दिया गया और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से उसने पुलिस के हाथों की कठपुतली बना स्वीकार किया था वह उसका भ्रम था, तो उसे धमकियां दी गई। अब सफाई का कोई गवाह न था। सरकारी वकील ने बहस शुरू की, यो ऑनर, आज आपके सम्मुख एक ऐसा अभियोग उपस्थित हुआ जैसे सौभाग्य से बहुत कम हुआ करता है। आपको जानकर जनकपुर की डकैती का हाल मालूम है। जनकपुर के आसपास कई गांवों में लगातार डाके पड़े और पुलिस डकैतों की खोज करने लगी। महीनों पुलिस कर्मचारी अपनी जान हथेलियों पर लिए डकैतों को ढूंढ निकालने की कोशिश करते रहे। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और डाकुओं की खबर मिली। यह लोग एक घर के अंदर बैठ पाए गए। पुलिस ने एक बारगी सबों को पकड़ लिया, लेकिन आप जानते हैं ऐसे मामलों में अदालतों के लिए सबूत पहुंचाना कितना मुश्किल होता है। जनता इन लोगों से कितना डरती है, प्राणों के भय से शहादत देने पर तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि इन जिनके घरों में डाके पड़े थे वे भी शहादत देने का अवसर आया तो साफ निकल गए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।